शिक्षा एक सभ्य समाज की नींव होती है। शिक्षा से न सिर्फ एक व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि उसके भविष्य का भी निर्माण होता है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा शिक्षा मंत्रालय की। बीते 9 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ रहा खास, उसकी चर्चा आज। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति दुबे। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय इस नाम की और उस नीति की जिसने शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी और बड़े परिवर्तन लाए। बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। साल 2020 में नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और इसके साथ ही स्कूल और उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की शुरुआत हुई। शिक्षा नीति पर विचार विमर्श करने के दौरान 2,25,000 सुझाव आए थे। देश ही नहीं, दुनिया के इतिहास में इतने लंबे समय तक कोई विचार विमर्श इस स्तर पर नहीं हुआ था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। पिछली शिक्षा नीति वर्ष 1986 में बनाई गई थी। 1992 में इस नीति में संशोधन किया गया। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान नई शिक्षा नीति का बनाया जाना और उसे लागू करना एक बड़ा फैसला है। इस नीति को अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई योजनाओं को शुरू किया गया, जैसे कि छात्रों और शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से समग्र उन्नति के लिए सार्थक योजना, समझ और संख्यात्मक के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत। NCERT का विद्या प्रवेश नाम से 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, सामुदायिक या स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को जोड़ने के लिए विद्यांजलि वेब पोर्टल को नया रूप देना। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शुरू की गई PM श्री योजना यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाया जाएगा। इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा हर घर का विषय है। यही वजह है कि नई शिक्षा नीति को देश ही नहीं पूरी दुनिया में सराहना मिली। आइए इसी क्रम में बात करते हैं समग्र शिक्षा योजना की, जिसकी शुरुआत साल 2018 में हुई। समग्र शिक्षा योजना मूलतः स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य समावेशी, न्याय संगत और सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना है। ये सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा की 3 योजनाओं को समाहित करता है। 2018 में शुरू हुई इस योजना को नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया और इसे साल 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया। इसे समग्र शिक्षा योजना 2.0 कहा जाता है। समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच वित्त पोषण में 60:40 का विभाजन शामिल है। अगर बात की जाए समग्र शिक्षा योजना 2.0 की, तो इसके अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी घटक के तहत पूरे देश में पाठ्यक्रम आधारित इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, डिजिटल किताबें और वर्चुअल लैब को विकसित और स्थापित करके
बच्चों को कंप्यूटर साक्षरता और कंप्यूटर सक्षम शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। परीक्षा पे चर्चा भारत के माननीय प्रधानमंत्री का एक अनूठा इंटरैक्टिव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं। क्या छात्र परीक्षा से डरते हैं या अपने माता पिता और शिक्षकों से? परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। कोविड-19 का असर शिक्षा के क्षेत्र पर भी पड़ा। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई न रुके, इसके लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए। आइए एक बार उन पर भी नजर डालते हैं। इन कदमों में अहम था प्रज्ञाता। शिक्षा मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान स्कूल और कॉलेज के छात्रों को डिजिटली शिक्षा देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया था। इसके साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रशस्त ऐप बनाया गया। इस ऐप के माध्यम से 21 दिव्यांग स्थितियों की जांच करने में मदद मिलेगी। प्रशस्त ऐप का अर्थ है प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। चलिए अब बात करते हैं मोदी सरकार की एक और बेहद सफल योजना की। हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, जिसकी सफलता का जिक्र प्रधानमंत्री ने 100वीं मन की बात कार्यक्रम में भी किया। बेटी को बचाएं, हो बेटी को पढ़ाएं, हर दिल की रखी बात है, ये तो बस शुरुआत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। ये योजना 3 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, अर्थात महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। इस योजना के अंतर्गत 100 ऐसे जिलों को चुना गया जहां लिंग अनुपात कम था और फिर यहाँ विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए गए। इस योजना के माध्यम से बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर संवेदनशील और जागरूक बनाकर और सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच को बदलने पर जोर दिया जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। इससे न सिर्फ महिलाओं की गरिमा बढ़ी है, बल्कि बेटियों बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय की कुछ और योजनाओं की, जो बीते 9 वर्षों में मील का पत्थर साबित हुई। आरटीई अधिनियम 2009 में संशोधन। छात्र शिक्षक अनुपात, जिसमें सामान्य विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात के संबंध में आरटीई अधिनियम 2009 की अनुसूची में संशोधन किया गया है। प्राथमिक स्तर पर नामांकित प्रत्येक 10 विकलांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षा शिक्षक और उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकित प्रत्येक 15 विकलांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षा शिक्षक। ऐसा ही है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV का उन्नयन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे जैसे वंचित समूहों से संबंधित कक्षा 6ठी से 12वीं तक की लड़कियों के लिए KGBV समग्र शिक्षा के तहत आवासीय विद्यालय है। ऐसा ही है परख। नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के मद्देनजर
NCERT में शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख यानी कि प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान के समग्र विकास के लिए विश्लेषण स्थापित किया गया। ये केंद्र भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र के मूल्यांकन हेतु मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करने और साथ ही राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वेक्षण करने के लिए काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की। शिक्षा प्रणाली के सीखने के परिणामों और स्वास्थ्य के आकलन के लिए होने वाला यह एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि NAS पूरे भारत में आयोजित सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी नमूना आधारित शिक्षा सर्वेक्षण है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित इस सर्वेक्षण को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। भारत सरकार हर तीसरे साल कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं के नमूनों को एकत्रित कर उनका अध्ययन करती है। NAS 2021 की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए गए। साथ ही कक्षा तीसरी और 5वीं के भाषा, गणित और EVS विषयों को शामिल किया गया। वहीं कक्षा 8वीं के लिए भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय को चुना गया। कक्षा 10वीं के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी विषय को इसमें सम्मिलित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में बीते 9 सालों में कई अहम बदलाव आए, कई अहम योजनाएं शुरू की गई। इन्हीं में से एक है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसके माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कई आमूलचूल परिवर्तन किए गए। नई शिक्षा नीति 2020 और यूनेस्को सतत विकास लक्ष्य 4.6 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने शुरुआत की NILP यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की। इस केंद्र प्रायोजित योजना के 5 अहम घटक हैं: मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, मूलभूत शिक्षा और पढ़ाई जारी रखना। NILP स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों के पूर्व छात्रों, स्कूल शिक्षकों, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, NYKS, NSS और NCC के स्वयंसेवकों को शामिल करने का प्रावधान करता है। बीते 9 सालों में जिस तरह से रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसरों को गढ़ा गया, बिल्कुल उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी कई ऐसे परिवर्तन लाए गए जिनसे युवाओं को सीधे लाभ हुआ। खासकर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में तो कई बड़े बदलाव लाए गए। 2014 में हमारे देश में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे और पूरा सिस्टम समस्याओं से भरा हुआ था। सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में काम किया। नतीजतन अब 648 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 355 सरकारी और 293 निजी हैं। इतना ही नहीं, मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों की संख्या में भी 105% की वृद्धि हुई है। 2014 की 31,185 सीटें साल 2022 में बढ़कर 63,842 हो गईं। बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने। इतना ही नहीं, 16 अक्टूबर 2022 से देश में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत ने छात्रों के लिए नए अवसर के द्वार खोले हैं और इसकी शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से,
जहां हिंदी में MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी पाठ्यक्रम शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही सीधा संवाद स्थापित करने में यकीन करते हैं। प्रधानमंत्री का विशेष कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा इसी बात का उदाहरण है, जिसमें वे सीधे युवाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें परीक्षा के तनाव से बचने के उपाय सुझाते हैं। बीते 9 वर्षों में शिक्षा मंत्रालय के कार्य और योजनाओं के चलते देश के बच्चों का भविष्य बेहतर हुआ है। मंत्रालय के कामकाज पर बनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।